Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and the chapter is, yes, chapter number 7. We have already started this chapter. So chapter 7, production function. Production function and return to a factor. Okay, and return to a factor. Okay. So in this chapter, we have already discussed about the concept of production function, short run and long run. Okay. Then today we will discuss total production, margin production and average production. Okay, TP, MP एंड AP इन तीनों टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, और क्योंकि जब तक हमें ये तीनों टर्म हमें नहीं समझ में आएंगी तब तक जो हमारा ये चैप्टर में मेन टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर रिटर्न टू अ फैक्टर, वो आपको नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोग टीपी, एमपी और एपी जो है उसी के थ्रू हम देखेंगे। तो हमें सबसे पहले जो कंसेप्ट क्लियर करना है कि व्हाट इज टीपी, व्हाट इज एमपी एंड व्हाट इज एपी। ओके, सो हमारा कंसेप्ट क्या है आज का? पहले यस, फर्स्ट कंटेंट ये हमारे, सॉरी फर्स्ट है ये हमारे पास, आपकी बुक में सेकंड कंसेप्ट दिया हुआ है फर्स्ट। सॉरी, सो फर्स्ट इज टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट। ओके, देन एमपी margin product, and then third AP marginal product, so average product, okay, of the variable factor, Okay students, so first of all we will discuss TP यानी total product, TP total product. So what is TP या or total product? So students, TP is the sum total of output produced by all the units of a variable factor along with some constant amount of fixed factor used in the process of production. जो हमने अपने पिछले उसमें लेक्चर में स्टडी किया था कि हम ये मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है आप जब इसमें पढ़ रहे हैं अपनी +1 लेवल पर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम शॉर्ट रन पीरियड के अंदर सारी स्टडी करेंगे। ठीक है, लॉन्ग रन का कंसेप्ट आपके पास नहीं है, आपके पास किसका कंसेप्ट है? शॉर्ट रन का। और शॉर्ट रन में हमने स्टडी किया था कि शॉर्ट रन क्या होता है, जिसके अंदर सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, जिसमें अगर हम टू फैक्टर लेके चलें, लेबर एंड कैपिटल, तो लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर एंड कैपिटल इज अ फिक्स्ड फैक्टर। ओके, और जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन से इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, टोटल जो भी हम वेरिएबल फैक्टर के हो फिक्स फैक्टर के साथ जो हमारा कांस्टेंट फैक्टर है उसके साथ हम लगाकर जितनी टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं उन सबका जो टोटल अगर हम सम ले लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्ट। ओके, सो लेट अस कंसीडर एल लेबर। एल को हम लेबर से कंसीडर करते हैं एज द प्रोसेस ऑफ एल लेबर एज द वेरिएबल फैक्टर एंड के कैपिटल एज द फिक्स फैक्टर, and also assume that along with the some constant application of fixed factor, से जैसे हमने ले ली एक मशीन ले ली, वन मशीन, the producer is using 1
थ्रू 6 यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ओके, मतलब उसके पास फिक्स फैक्टर उसने ले लिया, एक मशीन ले ली फिक्स फैक्टर के अंदर। फिक्स फैक्टर के अंदर हमने क्या ले रही है, वन मशीन उसने कंसीडर की, वन मशीन है उसके पास, और उसके अंदर उसने क्या किया है, यस, फिक्स फैक्टर में अब इसने वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं, वेरिएबल के 1 से 6 यूनिट तक वेरिएबल फैक्टर्स लगाए, यानी कि उसने 1 2 3 4 5 लेबर जैसे ली, मान लो अगर वो लेबर ले रहा है तो लेबर उसने कितनी लगाई है, 1 to 6, ठीक है, यानी कि 1, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी, एक 1 by 1 करके उसने 6 लगाए। ओके, देन उससे क्या हुआ, जब उसने फिक्स फैक्टर के साथ ही वेरिएबल फैक्टर्स लगाए, सो द रिजल्टेंट आउटपुट इज, क्या रहा, रिजल्टेंट आउटपुट इज 10, फर्स्ट के साथ 10, फिर 12 हो गया, फिर 15, फिर नेक्स्ट 12, 10 एंड 6 यूनिट्स। ओके, तो ये सभी यूनिट्स जो बने हैं फिक्स के फैक्टर के साथ, वन मशीन के साथ, जब लेबर हमने लगाई, पहली लेबर लगाई तो 10 यूनिट मिले, सेकंड लगाई इसी में एक मशीन के ऊपर एक और लेबर लगाई तो 12 मिले टोटल, 3 लगाई तो ये 15 मिले, ठीक है, फिर 12 मिले, ये इस तरीके से इतने यूनिट्स जो हैं वो मिले हैं। ओके, यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर यूज्ड इन, सो इन सच सिचुएशन टीपी इज इक्वल टू, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, टीपी इज इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12 plus 10 plus 6. Okay, so is equal to 65 units of the commodity, units of the commodity. ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये टोटल प्रोडक्ट, मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि टोटल प्रोडक्ट क्या होगा। आप जब एक फिक्स फैक्टर के साथ जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स एडिशन करके लगाते चले जाओगे, जो आपकी प्रोडक्शन होगी, टोटल प्रोडक्शन जितनी भी आप करते जाओगे, उन सब का टोटल सम आपके पास क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट। सो टीपी इज द, तो आप क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यस, हम लिखेंगे टीपी इज द सम टोटल ऑफ, टीपी इज द सम टोटल ऑफ, सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट, आउटपुट ऑफ ईच यूनिट of the variable factor, variable factor, okay, used in the process of production, used in the process of production. Okay, and this is also called, इसको हम और क्या कह सकते हैं, this is also called total return of the variable factor, total return of the variable factor. अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, देखो यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ पर भी आएगा ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अब इसमें यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, इसको हम क्या लिखते हैं, टोटल रिटर्न ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, टू लिख रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर का ये है टोटल रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर फिक्स तो फिक्स है ना, फिक्स फैक्टर तो फिक्स है। हमारी जो प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग आ रही है, जो हमारी टोटल जो प्रोडक्ट है हमारा, उसके जो आउटपुट इंक्रीज हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, जब हम उस फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हैं, एडिशनल यूनिट लगा रहे हैं, तो हमारे जो है रिटर्न्स जो है उसमें चेंज आ रहा है। क्लियर, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टोटल रिटर्न्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ओके, क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड है, वो तो उतना ही है, उसमें कोई डिफरेंस, कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, यस, नेक्स्ट टॉपिक इज
मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। सो एमपी, एमपी क्या होगी मार्जिन? आपने देखो पीछे हमने स्टडी किया था एमयू मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी किया था ना, मैंने उसमें कहा था मार्जिन क्या होता है, जो चेंज आता है, यानी वहां पर यूटिलिटी में हमने देखा था कि जो भी हम एडिशन करते हैं उससे जो यूटिलिटी में चेंज आता है, ठीक है, वो मार्जिनल यूटिलिटी होगी। ऐसे ही हमारा अगर एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल वही है चेंज, यानी कि आप जब फिक्स के साथ जो एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगाते चले जाते हो और उससे जो आपके टोटल आउटपुट में जो चेंज आएगा वो चेंज क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। सो एमपी रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट टीपी when one more unit of the variable factor is used। ठीक है, जब आप क्या करते हो, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाते हो, एक और यूनिट लगाते हो, उससे जो आपकी टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है वो आपके पास क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड फिक्स फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इफ आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम, अगर मैं ये कहूँ कि आउटपुट जो है, आउटपुट हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यस, इफ आउटपुट increases from 40 to, yes, 40 to 45 units, okay, and when the input of labor is, when the input of labor is increased from 5 to 6 units, ओके, यानी इनपुट ऑफ कैपिटल रिमेनिंग कांस्टेंट। हम जो कैपिटल की इनपुट है, क्योंकि कैपिटल ये क्या है, ये फिक्स फैक्टर है, तो इनपुट ऑफ कैपिटल रिमेनिंग कांस्टेंट, रिमेनिंग कांस्टेंट, ओके। सो देन क्या होगा हमारे पास, एमपी क्या होगा, देखिए एमपी क्या होगा यहाँ पर। सो एमपी इज इक्वल टू, यस, कितना है, 45 है ना, 45, ठीक है, 45, उसमें माइनस क्या करेंगे हम, 40, पहला कितना था, 40, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 5। यहाँ पर जो 45 है वो क्या है हमारा, यस, 45 जो है वो हमारे पास क्या है, टोटल प्रोडक्ट टीपी व्हेन 6 यूनिट्स of labor are used, of labor are used, ओके, और 40 कैसे है, टीपी when 5 units of labor are used, ओके। जब आप 5 यूनिट, जब आप क्या लगा रहे थे, लेबर के 5 यूनिट लगा रहे थे, तो टीपी आपका 40 था, जब आपने 6 लगाया, एक और एडिशनल लगाया, तो आपका 45 हो गया। तो 5 क्या आ गया अब आपके पास, जो ये 5 है ये इसका आ गया, ये इसका। सो 5 में क्या आएगा, 5 कैसे आया, इंक्रीज इन टीपी, इंक्रीज इन टीपी, ठीक है, व्हेन वन मोर यूनिट of labor is used, क्लियर। जब आप एक एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हो तो आपके जो टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 यूनिट्स का।
सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट यस MP n माइनस इज इक्वल टू, अगर हमें MP निकालना है तो कैसे होगा, TPn माइनस TPn-1। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो यहाँ पर, जो आपके पास टीपी होगा, आप ये भी कह सकते हो टीपी क्या होगा, यहाँ पर समेशन होगा एमपी का। सो बाय एडिंग अप एमपी ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, जितने भी आपके वेरिएबल फैक्टर्स के सभी यूनिट्स हैं उनके जो एमपी को आप प्लस कर ले, सो वी गेट टीपी। सो यू कैन से टीपी इज इक्वल टू समेशन हुआ किसका, एमपी का। तो एक आप जो है एमपी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और अगर आपको क्या है टीपी निकालना हो तो टीपी के लिए अगर आपके पास एमपी गिवन है तो अगर उसका समेशन करें तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आएगा, यहाँ से एमपी निकल आएगा, यहाँ से टीपी निकल आएगा। ओके, सो एमपी रेफर्स टू, यस स्टूडेंट, सो क्या होगा डेफिनेशन, एमपी एमपी रेफर्स टू change in TP when one more unit of the variable factor, one more unit of variable factor is used, okay, fixed factor remaining constant, fixed factor remaining constant, ओके। और टीपी क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो हो गया एमपी, और टीपी क्या होगा आपके पास, टीपी हो जाएगा इज द सम टोटल of MP corresponding to each unit of the variable factor. Clear, students? So now the next topic is average product. Yes, next topic is average product. AP average product. क्लियर, एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट होता है, एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, ये आपका एवरेज है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पर जो आउटपुट है वो आपकी एवरेज प्रोडक्ट होती है। सो हम इसको मतलब कि बहुत सिंपल, एपी जो है ना उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल होती है, एपी इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ओके, अगर हम इसको एस्टिमेट करें तो एस्टिमेट इट इज एस्टिमेटेड एज अंडर एपी इज इक्वल टू टीपी बाय एल। जो आपकी टोटल प्रोडक्ट होगी ना और जो आपका लेबर है तो उसे डिवाइड कर दे तो आपकी एक लेबर कितनी टोटल प्रोडक्शन कर रही है वो आपकी आती है। तो टीपी क्या हो गया आपके पास, टीपी यहाँ पर हो जाता है, यस, टीपी होगा टोटल प्रोडक्ट या जिसको आप आउटपुट भी बोल सकते हैं, टोटल जो आउटपुट है, ठीक है। और जो एल है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ है यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर।
क्लियर। सो अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि इफ टीपी इज, ये सब हम वी कैन टेक द एग्जांपल आल्सो। यस, एग्जांपल करें अगर हम इसे, एग्जांपल इफ टीपी is equal to 40, okay, when 5 units of labor, 5 units of labor are used, then क्या होगा। अब हमें पता है, वी नो दैट AP is equal to TP by L, ओके। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टीपी कितना कितना गिवन हो गया हमें, टीपी है 40, सो 40 बाय लेबर कितनी दे दी, 5 यूनिट, 5, सो इज इक्वल टू 8, यानी 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी एक लेबर जो है इतना आउटपुट जो है, मतलब एवरेज बता रहा है इतना एक लेबर करेगी 80 यूनिट्स का। सो एपी रेफर्स टू फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ओके। सो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, the following table illustrate the estimation of AP, MP and TP using the hypothetical figure. So the table is based on assumption that labor is variable factor, and that some constant amount of fixed factor is used in the process of production. तो आप यहाँ पे ये देखिए, अगर आपको ये डेफिनेशन अगर आपको पता है तो उसके बाद ना, मतलब आपको फॉर्मूला पता चल गया, तो आप बड़ी इजली, अगर आपको एक आइटम भी गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, और अगर मान लो आपको टीपी गिवन है तो उससे एपी भी निकाल सकते हो, एमपी भी निकाल सकते हो। एपी गिवन है, टीपी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, एमपी भी। एमपी गिवन है तो टीपी एंड एपी। अब हम एक एग्जांपल अगर यहाँ लें, मान लो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यस, हमें यहाँ पर लेबर दे दी, ठीक है, लेबर यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर, ओके। देन हमें टीपी गिवन है, टीपी टोटल प्रोडक्ट, ओके, ये हमें गिवन है। सो यहाँ पर देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7, ओके, एंड टोटल प्रोडक्ट 50 90 120 140 150 again 150 and 147, okay. Now we can calculate AP and MP easily, okay. So first of all we calculate AP, एपी एवरेज प्रोडक्ट। सो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला हो सकता है टीपी के लिए, हमने पीछे के ना, एपी इज इक्वल टू टीपी बाय एल, तो यही फॉर्मूला लगाना है हमें, टीपी गिवन है, एल गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 बाय 1, 90 बाय 2, 120 बाय 3, 140 बाय 4, 150 बाय 5, 150 बाय 6 एंड 147 बाय 7, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनको अगर सोल्व करें, डिवाइड करना है, 50 देन 45 देन 40 देन 35 देन 30 25 एंड 21, ओके। एपी आ गया। अब हम एमपी कैलकुलेट कर लें, सो वी कैन कैलकुलेट एमपी बाय दिस मेथड। एमपी इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, ओके। तो स्टार्टिंग में तो क्या है, TPN माइनस TPN माइनस TPN, एक तरीके से हम इसको करेंगे, ये 50 है, माइनस में उससे पहले तो कुछ भी गिवन नहीं है, 0 है, तो ये 50 ही गिवन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, 90 में से 50 माइनस करोगे, यानी 90 माइनस 50, दिस इज 40, ओके। देन 120 माइनस 90, 120 minus 90, that is 30,
140 minus 120 20, 150 minus 140 10, 150 minus 150 is equal to 0 and 147 minus 150 is equal to -3। ठीक है, ये बच्चे हम लोग जो भी ये हमने अभी डाटा लिखे हैं ना, तो आपके कहीं कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा हो कि भाई ये ऐसे डाटा क्यों लिए हैं जिसके अंदर पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट होकर फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, अभी आपको ना जब मैं लो कराऊंगी तो उस लो में आपको ये समझ में आ जाएगा, उस लॉ के अंदर, कि हमारे डाटा जो हैं वो ऐसे क्यों हैं, पहले इंक्रीज हो रहे हैं, फिर कांस्टेंट हो रहे हैं, फिर डिक्रीजिंग हो रहे हैं, वो सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ओके, सो यहाँ पर एक जो लास्ट टॉपिक आज का हम अपने लेक्चर में करेंगे वो हमारा होगा नेगेटिव एमपी। इस तरीके से क्लियर है आपको? तो हम इस तरीके से अपना जो है कोई भी एक वैल्यू गिवन है तो हम और दूसरी जो दो वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आज की लेक्चर का है वो है नेगेटिव एमपी। एमपी यहाँ पर आया ना, देखिए इस वाली टेबल में आप देखें आया ना, ये एमपी ऊपर एमपी निकाला था, ये माइनस में आ गया एमपी। तो यानी कि नेगेटिव माइनस में होता है कैसे? यस, एमपी कैन बी नेगेटिव इन सर्टेन सिचुएशंस। कुछ सिचुएशन के अंदर एमपी जो है वो आपका नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव आएगा कुछ सिचुएशंस के अंदर। वो कौन सी होगी? पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट। जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिव हो, यानी जिसको हम कहते हैं ना डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जितने आपको जितने आपको चाहिए लेबर किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए जितनी लेबर आपको चाहिए, जितने वेरिएबल फैक्टर आपको चाहिए, अगर आपको उस पर उस फिक्स फैक्टर के साथ उन वेरिएबल फैक्टर को और उससे ओवर लगाते हो तो वहां पर क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन पर कोई चेंज नहीं होगा। प्रोडक्शन तो आपकी एज इट इज उतनी ही रहेगी, लेकिन जितने वो एक्स्ट्रा लगाओगे वो आपकी क्या होगी? उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो होगी। इट मीन्स कि आपका कोई चेंज नहीं होगा प्रोडक्शन में, और वो जो है आपके एक तरीके से अनएम्प्लॉयड ही होंगे। तो ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यानी कि जब ऐसी सिचुएशन, जब यहाँ पर हमारे पास एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सो एज इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, एंड एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर मोर देन रिक्वायर्ड रिड्यूसेस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ये क्या करता है? वर्कर की ओवरऑल जो एफिशिएंसी उसको रिड्यूस करता है, बिकॉज ऑफ विच एमपी में बी नेगेटिव, जिसकी वजह से हमारी जो एमपी है वो नेगेटिव हो सकती है। सो इन सच सिचुएशन टीपी इंक्रीजेज व्हेन सम वर्कर्स आर विथड्रॉन। ऐसे सिचुएशन के अंदर हम जो टीपी को केवल तभी इंक्रीज कर सकते हैं, टीपी केवल तभी इंक्रीज होगी अगर हम क्या कर सकें? सम वर्कर्स, कुछ वर्कर्स को हम वहां से विथड्रॉ करते हैं। सम वर्कर्स आर विथड्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? हमारी जो एमपी टीपी है वो हमारे पास क्या होगी? टीपी हमारी तभी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये तभी इंक्रीज होगी। क्लियर? सो हम ये नेगेटिव एमपी क्लियर हो गया कि एमपी हमारा नेगेटिव में कब आता है? जब हमारे पास एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाए या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो क्या होगा? एमपी मार्जिन प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा, और हमारी टीपी जो है वो ऐसी सिचुएशन में एक ही कंडीशन में इंक्रीज हो सकती है जब हम वहां से कुछ वर्कर्स को विड्रॉ करने निकालने, तो हम अपनी टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। Okay, students, so I think it's enough now, so that's all for today. Have a good day.